वेलकम टू दिस कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सप्लेनर। आज हम बिल्कुल सीधे उस डिलेमा पर बात करेंगे जो हर फाउंडर के दिमाग में चलता है। जब बिजनेस बढ़ाने का सपना देखा जाता है तो उसके लिए फंडिंग लाना सबसे बड़ा हर्डल होता है। डेट या इक्विटी, ये एक ऐसी चॉइस है जो किसी भी कंपनी का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। आखिर एक ड्रीम बिजनेस को फंड कैसे किया जाए, पैसे कहां से आएंगे? ये एक ऐसा चौराहा है जहां हर एंटरप्रेन्योर को आकर खड़ा होना ही पड़ता है। एक गलत टर्न और पूरा बिजनेस मॉडल खतरे में पड़ सकता है। चलिए इसे दो रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है रिया, जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि उन पर एक हैवी लोन और उसके मैंडेटरी इंटरेस्ट पेमेंट्स का बोझ है। दूसरी तरफ है अर्जुन। अर्जुन अपने बिजनेस की इक्विटी बेचने यानी अपने खुद की कंपनी का मालिकाना हक डाइल्यूट होने के डर से घबराए हुए हैं। देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो आज इस एक्सप्लेनर में इन्हीं सब चीजों को अनपैक करेंगे। हम कवर करेंगे द स्टार्टअप फाइनेंसिंग डिलेमा, डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग का डीप डाइव, उनका हेड टू हेड कंपैरिजन, कुछ रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज और फाइनली चूजिंग योर ग्रोथ पाथ। नंबर 1, अनपैकिंग डेट फाइनेंसिंग, बोरोइंग टू ग्रो। चलिए डेट से शुरू करते हैं। आसान भाषा में डेट किसी और के पैसे को रेंट पर लेने जैसा है। अपने बिजनेस को बड़ा करना है, किसी और का पैसा उधार लीजिए और उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट यानी रेंट चुकाते रहिए। अब इस रेंट को ही फाइनेंस की दुनिया में कॉस्ट ऑफ डेट कहा जाता है। ये बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट है जो एक बिजनेस लोन्स या बॉन्ड्स पर पे करता है। इस फॉर्मूला से इसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन यहां एक छुपा हुआ फायदा है जो डेट को काफी अट्रैक्टिव बनाता है, और वो फायदा है टैक्स शील्ड। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक कंपनी 10% इंटरेस्ट रेट पर $1 मिलियन का लोन लेती है, पर अगर उस पर 30% टैक्स लग रहा है तो एक्चुअली में इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट घटकर सिर्फ 7% रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट बैंक को पे किया जाता है उस पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, लिटरली एक मैसिव डिस्काउंट। पर रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। यह टैक्स डिस्काउंट डेट को सस्ता जरूर बनाता है और ओनरशिप भी पूरी बची रहती है, बट रिस्क बहुत बड़ा है। कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, बैंक को हर महीने फिक्स्ड पेमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर एक भी पेमेंट मिस हुई तो सीधा कैश फ्लो ब्लॉक होता है और फ्रैंकली बैंक्रप्सी का खतरा दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग इक्विटी फाइनेंसिंग, शेयरिंग द पाई। अब अगर हर महीने की इस फिक्स्ड टेंशन से बचना है तो दूसरा रास्ता है इक्विटी। इक्विटी फाइनेंसिंग यानी अपनी कंपनी के शेयर्स बेचना। इसे ऐसे सोचिए जैसे बिजनेस के पाए का एक छोटा सा टुकड़ा किसी और को दिया जा रहा हो। यहां आराम यह है कि हर महीने ईएमआई चुकाने का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं तो जाहिर है वो रिस्क ले रहे हैं, और इस एक्स्ट्रा रिस्क के बदले वो काफी हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब इस इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी? एक्सपर्ट्स इसे निकालने के लिए कैपियम यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का यूज करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर लॉजिक सिंपल है। ये मॉडल बताता है कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट के मुकाबले किसी नए और रिस्की बिजनेस में पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मांगेंगे। तो बॉटम लाइन ये हुई कि इक्विटी तुरंत कैश फ्लो का बोझ तो हटा देती है और अक्सर एक्सपीरियंस्ड पार्टनर्स भी ले आती है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। ओनरशिप हमेशा के लिए डाइल्यूट हो जाती है। फ्यूचर में होने वाला सारा मुनाफा उन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना पड़ता है और कभी-कभी तो कंपनी से कंट्रोल भी छीन सकता है। नंबर 3, डेट वर्सेस इक्विटी कंपैरिजन, हेड टू हेड। अब जब इन दोनों मेथड्स का बेसिक्स क्लियर हो गया है तो चलिए इनको बिल्कुल आमने सामने खड़ा करके देखते हैं। इस टेबल में क्लियर ट्रेड ऑफ्स दिख रहे हैं। एक तरफ डेट है, इसमें ओनरशिप तो बची रहती है और टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन बैंक्रप्सी का रिस्क बहुत हाई है क्योंकि रीपेमेंट्स मैंडेटरी हैं। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी एक शेयर्ड जर्नी है, कोई मैंडेटरी रीपेमेंट नहीं, यानी इमीडिएट रिस्क लो है, पर यहां ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है और कोई टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता। नंबर 4, रियल वर्ल्ड फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजीज, एप्पल वर्सेस एयरबीएनबी। चलिए थियरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज ने इन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में कैसे यूज किया। जैसे एप्पल को ही ले लीजिए। एप्पल के पास मैसिवली स्टेबल कैश फ्लो है, इसलिए उन्होंने मार्केट से बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट्स पर बॉन्ड्स यानी डेट इशू किया। उन्हें मालूम था कि वो आसानी से इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो अपनी ओनरशिप क्यों शेयर करनी। वहीं दूसरी तरफ जब एयरबीएनबी एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप था, उनका रेवेन्यू बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था, इसलिए उन्होंने वेंचर कैपिटल यानी इक्विटी का रास्ता चुना।
उस वॉलेटाइल फेज में मैंडेटरी लोन पेमेंट्स करना उनके लिए कंप्लीटली सुसाइडल हो सकता था। नंबर 5, चूजिंग योर ग्रोथ पाथ, द डिसीजन फ्रेमवर्क। तो एक नया फाउंडर आखिर ये फैसला करे कैसे कि उसे किस दिशा में जाना है? देखिए, अगर एक कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम एस्टैब्लिश्ड है, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां हर महीने लगातार सब्सक्रिप्शंस आते हैं, ऐसी सिचुएशन में जहां कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल है और आराम से इंटरेस्ट कवर कर सकता है, तो डेट एकदम ऑप्टिमल टूल है। अपनी कंपनी का हिस्सा क्यों देना जब पैसों का किराया चुकाकर आराम से काम चलाया जा सकता है। पर इसके ठीक ऑपोजिट, प्री रेवेन्यू या अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए इक्विटी किसी लाइफ जैकेट से कम नहीं है, खासकर जब नई टेक मार्केट में लानी हो और ग्रोथ अनप्रेडिक्टेबल हो। ऐसी जगह पर फिक्स पेमेंट्स का डर हटाकर किसी बड़े इन्वेस्टर से मेंटरशिप लेना और कंपनी का कुछ हिस्सा दे देना हाइपर ग्रोथ के लिए काफी स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है। Absolutely nothing is more important to a new business than raising capital. सच तो यही है कि किसी भी नए बिजनेस के चलने या बंद होने में कैपिटल स्ट्रक्चर ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ये फैसले कंपनी के कंट्रोल, रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस क्रिएट करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यही मिक्स आगे चलकर मास्टर की बनता है कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स को डिकोड करने का। जब डेट और इक्विटी के लॉजिक पर अच्छी ग्रिप बन जाती है, तो बैलेंस शीट्स और कंपनी वैल्यूएशंस अचानक से सेंस मेक करने लगती हैं। यही फंडामेंटल आगे आने वाले एक्सप्लेनर्स में एडवांस्ड फाइनेंशियल समझने के लिए सॉलिड फाउंडेशन सेट करेगा। तो अब एक आखिरी बड़ा सवाल किसी भी नए और बढ़ते हुए एंटरप्राइज के लिए यही बचता है। क्या बिल्ड करने के लिए लोन की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ जाना बेटर है, या फिर स्केल करने के लिए बिजनेस के पाई का कुछ हिस्सा बांटकर सबके साथ रिस्क शेयर करना एक बेटर अप्रोच है? सोचने वाली बात है, राइट?